नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने चैनल स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, जो कि आपका हिंदी और शिक्षण शास्त्र दोनों हैं, आपके कुछ इसमें व्याकरण से मिलेंगे और शिक्षण शास्त्र भी मिलेंगे और आपको कुछ गद्यांश पद्यांश सब देखने को मिलेगा। तो आज का क्लास काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो देखते हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं हम अपने आज क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला ही टॉपिक हो गया उपसर्ग। क्या आ गया? उपसर्ग। पहला ही टॉपिक क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। देखो उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग होता क्या है, जरा सा आप लोग समझिए। उपसर्ग और प्रत्यय ये दो होते हैं। उपसर्ग शब्द से पूर्व लगता है और ये दोनों शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, जो उपसर्ग शब्द से पूर्व लगकर शब्द की विशेषता को बदल देता है। वे शब्दांश यानी शब्द के अंश, ये शब्द नहीं होते हैं, शब्द के अंश यानी शब्द के भाग होते हैं। शब्दांश क्या होते हैं? क्या होते हैं? शब्द के अंश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश यानी शब्द के अंश होते हैं। और जो मूल शब्द से पहले लगकर क्या होता है, जो कोई मूल शब्द रहता है उससे पूर्व यानी पहले ही जुड़कर उस शब्द का विशेषता ला देते हैं। जैसे आपका कोई शब्द हो गया, जैसे आप देखिए ये हार शब्द हो गया। क्या हो गया? हार शब्द हो गया। यदि देखिए इसमें उपसर्ग कैसे जुड़ेगा, यदि ये हार आपका मूल शब्द है, मान लो हार का मतलब होता है एक गले में पहनने वाला हार, और एक क्या होता है? हार जीत वाला हार। यदि इसी के पहले आप मान लो क्या हो जाए? विहार, वी उपसर्ग लग जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? विहार। विहार मतलब होता है घूमना टहलना। और इसी के आगे यदि सम उपसर्ग जोड़ दें, क्या उपसर्ग जोड़ दें? सम उपसर्ग जोड़ दे, सम प्लस हार, तो क्या हो जाएगा? ये संहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संहार। संहार मतलब होता है, आपको पता है, किसी का वध करना, किसी को मारना। लेकिन ये जो मूल शब्द था, मूल शब्द से जो पहले ही जुड़ गया, वी सम उपसर्ग जो जुड़ गए, तो आपके अर्थ में क्या ला दिए? परिवर्तन ला दिए। क्या ला दिए? परिवर्तन ला दिए और विशेषता ला दें, और किसी शब्द के उसका जो पूरा अर्थ था वो परिवर्तित हो गया। और शब्द आपको उपसर्ग पता है, उपसर्ग संस्कृत में 16 होते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर कुछ दिया है, अधि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, उप है, प्र है, अनु है, दूर है, निर है, सम है, परि है। अभी आपको और हैं, जैसे दूर से दूरजन बन जाएगा, अनु से अनुगमन बन जाएगा, सब से संहार हो जाएगा, संस्कृत बन जाएगा, परि से पर्यावरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पर्यावरण बन जाएगा। ठीक है। और आपका प्रति से प्रत्येक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रति से प्रत्येक बन जाएगा, ये जो कि यड़ संधि से होकर बनता है। ठीक है। और अति का आपको पता ही है, अधिकरण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण बन जाएगा। और आपको पता है उप से उपकार बन जाएगा। आपको पता है, कहने का तात्पर्य ये है कि अभि से अभिमान बन जाएगा। ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द से क्या होते हैं? वे शब्दांश यानी शब्द से पूर्व पहले जुड़कर किसी की विशेषता में बदलाव ला देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। चलते हैं, आई थिंक आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा कि और आप लोग निकाल भी लोगे। चलते हैं आगे। आपका आ गया प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? आप लोग जरा सा समझिए कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय क्या होता है? ये शब्द के अंत में लगते हैं। किसके? शब्द के अंत में लगते हैं, जो कि आपका परिभाषा भी रहा है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु बोले तो क्रिया, क्या होता है? क्रिया। धातु बोले तो क्रिया, किसी शब्द के अंत में क्या करते हैं? जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे धर्म शब्द है, धर्म में इक प्रत्यय लगा है, तो ये क्या बन गया? धार्मिक बन गया। गुरु शब्द है, गुरु में त्व प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? गुरुत्व बन गया। जैसे आपका कोई शब्द और है, जैसे कोई आप शब्द ले लो, संसार ले लो। क्या ले लो? संसार शब्द हो गया। क्या हो गया? संसार। संसार में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा? सांसारिक हो जाएगा। सांसारिक हो
जाएगा। ठीक है, यदि आपका कोई शब्द है, आप कोई शब्द ले लीजिए, जैसे आपका दैव शब्द है, देव शब्द है, क्या है, देव शब्द है, इक प्रत्यय ले लो तो क्या हो जाएगा, दैविक हो जाएगा, दैविक हो जाएगा। आपका कोई और दूसरा शब्द है, जैसे आपको जैसे लेना है घबराहट, आहट प्रत्यय में क्या है, आहट, इसमें क्या है प्रत्यय, घबराहट शब्द है, जैसे आप लिख लो घबराहट, क्या, घबराहट, या इसको क्या ले लो, जैसे क्या है, घबराहट। घबराहट में आपको बता दें तो कौन सा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय होता है। तो वो कहने का मतलब ये है, जो भी प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में विशेषता ला देते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आपको जरा सा ध्यान देना है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, शब्द से जो उपसर्ग होता है वो शब्द से पूर्व लगता है और प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है, यानी अंत में लगता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। जैसे कुछ महत्वपूर्ण आपका प्रत्यय आ गया, क्या आ गया, आपका इंपॉर्टेंट कुछ प्रत्यय हैं, जैसे अक प्रत्यय है, लेखक, अंत में क्या आ रहा है, अक आ रहा है, गायक है, पोषक है, रक्षक में क्या अंत है, सभी में अंत में क्या आ रहा है, अक आ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे सजावट हो गया और कड़वाहट हो गया, इस सब में कौन सा प्रत्यय है, लास्ट में क्या आ रहा है, आवट आ रहा है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आवट प्रत्यय हो जाएगा। जो हमारा एक अक्कड़ प्रत्यय है, तो घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया, ये सब में कौन सा प्रत्यय है, आपका अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। जैसे ई है, ई में देखिए यहाँ पे दीर्घ ई रहेगी, आपका जैसे भारतीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया, ठीक है, इन सब में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। दयालु में, आलू प्रत्यय में, आलू यहाँ दयालु में हो गया, कृपालु में आपको लास्ट में क्या आ रहा है, आलू आ रहा है, तो कौन सा प्रत्यय हो गया, आलू प्रत्यय हो जाएगा। और ईयल में जैसे मरियल है, सड़ियल है, ये सब में कौन सा प्रत्यय हो गया, ईयल प्रत्यय हो गया। इक प्रत्यय में वैज्ञानिक हो गया, सामाजिक हो गया, इस सब में नैदानिक हो गया, इन सब में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है इमा, लालिमा, गरिमा, इस सब में कौन सा प्रत्यय है, इमा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, इमा। गी प्रत्यय है, जैसे जिंदगी हो गया, सादगी हो गया, मर्दानगी हो गया, इन सब में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय होता है, जो कि शब्द के अंत में गी आ रहा है, इसमें भी गी आ रहा है, इसमें भी गी आ रहा है, तो आपका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, गी प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है प्रत्यय, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या होता है। जो प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग क्या होता है, ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, ये शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द से पूर्व में जुड़ता है और जो प्रत्यय है ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो आपको आई थिंक एक बातें समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, अब आ गया संज्ञा। आपका आ गया नाउन के बारे में, संज्ञा क्या होती है, क्या आ गया, संज्ञा। जरा सा संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब संज्ञा वे भी होते हैं जिसे हम देख सकते हैं और जिसे नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दुनिया में आपको जो कुछ भी दिखाई दे वो क्या होता है, संज्ञा दे, और जो नहीं दिखाई दे वो भी क्या होती है, संज्ञा होती है। और संज्ञा के आपको पता है कितने भेद माने गए हैं, 5 माने गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 5 संज्ञा माने गए हैं, जिसमें कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम रहता है तो आपको पता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आते हो, क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जिसमें किसी पूरे जाति या समुदाय का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू कैन नॉट टच, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली यू कैन
इमेजिन मतलब अनुभव फील कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तीसरे भाववाचक संज्ञा को। जैसे आपको थोड़ा सा भाव पहचानने में दिक्कत होता है, जैसे आ गया आपका हंसी हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, ये सब क्या होती है आपका भाववाचक संज्ञा होती है। आपको भूख लगी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा महसूस होगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि हमें भूख लगी है। आप किसी से प्रेम करते हो, लव करते हो, तो आपको दिखाई देगा कि हम कितना लव करते हैं, बस सिर्फ बता सकते हो कि नहीं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कितना करते हो दिखा सकते हो नहीं। ओनली आप सिर्फ अंदर अंदर से समझ सकते हो, फील कर सकते हो, और अगला वाला भी आपकी भावनाओं से फील कर सकता है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं और नहीं कर सकते हैं, सोना बाबू जो बोलते हुए। और आपको घृणा किसी के दिखाई देगी, ईर्ष्या यानी जलन किसी को दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। उसके बाद आता है एक द्रव्यवाचक संज्ञा, जो क्या होता है किसी पदार्थ, क्या होता है जो कोई पदार्थ हो जिसे आप द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसे आप माप तोल सकते हो, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब किस में आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो सिर्फ माप तोल सकते हो। क्या करते हो माप तोल सकते हो, इसे गिन नहीं सकते हो। जैसे आपको पानी लेने पेट्रोल लेने जाना है तो आप बोलोगे हमको भैया पेट्रोल इतना गिन के पेट्रोल दे दो। आपको सोना चांदी लेने जाना है तो आप गिन कर लेते हो, नहीं लेते, उसको क्या करते हो माप तौल कर लेते हो, तो वो किसमें हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएगा, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। आप लोग इतना विद्वान तो हो कि आप लोग हो ही समझ जाओगे। अब आ गया समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे होते हैं जिससे पूरे समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि आपका कक्षा हो गया, मेला हो गया, बाजार हो गया, झुंड हो गया, मेला हो गया, और आपका झुंड हो गया। क्या हो गया झुंड हो गया, और बाजार हो गया, सेना हो गया, बाजार हो गया, सेना हो गया, आपका इत्यादि हैं। ये सब किस में आ जाएगा भैया आपका किस में आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जो समूह का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा, समूह होता क्या है दो या दो व्यक्तियों से अधिक जहाँ पे लोग रहते हैं उसको समूह बोलते हैं। तो कक्षा में जो आपका क्लास होता है उसमें तो एक बालक रहेगा नहीं। मेला हो गया, आप लोग मेला का सीजन चल रहा है खूब 10वीं उसमें पे आप लोग मेला देखे हो तो उसमें एक लोग रहते हैं। झुंड में कोई गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, उसमें एक लोग रहते हैं नहीं। मार्केट में हो गया, सेना की हो गई, इसमें एक लोग नहीं रहते हैं, तो एक हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई थिंक आपको संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और आप लोग तो पहले से जानते हो। चलते हैं अगले पेज पर। संज्ञा आपको वही भी जो बताया, संज्ञा क्या है वस्तु के नाम, जैसे मेज, फूल, कार, कुर्सी, ये सब आदि किसके होते हैं वस्तु के नाम होते हैं संज्ञा। प्राणी के नाम गाय, भैंस, मोर, बकरी। ये स्थान के नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, ये सब हो गया। भाववाचक अच्छाई, बुराई, सुंदरता, दयालुता, महंगाई। आपका क्या होगा बुराई किसी का कर रहे हो तो आपके मन में बसी है कि हम बुराई करते हैं कि नहीं करते हैं। दयालु, आप अंदर से दयालु हैं या ईर्ष्यालु हैं, आप किसी से जल रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, क्या अहम हो गया, घमंड हो गया, ये सब आपको दिखाई देगी नहीं कि हमारे अंदर देखो हम इनसे इतना घृणा करते हैं, देखो घृणा हमारी अगल बगल चू रही है, झलक रही है, दिख रही है, नहीं मतलब आप फील कर सकते हो, इसको दिखाई नहीं दे सकती है। ठीक है, तो ये सब हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, अब आ गया सर्वनाम। क्या हो गया सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई हम वाक्य ले लेते हैं कि राम बहुत सुंदर है, क्या है राम अच्छा बालक है, क्या है अच्छा विद्यार्थी है, और विद्यार्थी है, और राम विद्यालय जाता है, और राम पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। तो आप देखोगे कि बार बार ये जो राम आ रहा है, राम आ रहा है, तो राम ही की जगह पे जैसे राम अच्छा विद्यार्थी है, वह विद्यालय जाता है।
क्या है, और वह पढ़ने में अच्छा है। तो ये जो राम यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होता है, जैसे वह हो गया, तो ये सब क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार का। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब कितने होते हैं, ये सब सर्वनाम के होते हैं। कौन किस में सर्वनाम आता है आपको पता है, 6 प्रकार के सर्वनाम। अब आप लोग पढ़े भी खूब हो। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कहता है, अब आ गया, जैसे थोड़ा सा सर्वनाम के बारे में और बता लो। जैसे संबंधवाचक, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध बताई जाए, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। ठीक है, तो एक वस्तु की दूसरे वस्तु से संबंध बताई जा रही है। और आपको थोड़ा सा हम बताते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के, किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के, किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो कि तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये जरा था आप लोग समझिए। उत्तम पुरुष में जो सेंटेंस यानी वाक्य में जो कहने वाला होता है, वो जैसे मैं हो गया, मुझे हो गया, ये सब क्या होता है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जो कहने वाला होता है वो क्या हो गया, मैं, मुझे, वो कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और जिसके बारे में कहा जाए, जो सुनने वाला होता है, वो क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे तुम, तू, और यही आप आदर के लिए लगा ले दोगे तो आप हो जाएगा, आप आदर के लिए। ठीक है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और अन्य पुरुष, किसी अन्य के बारे में, तीसरे के बारे में जो बात की जाए उसको क्या बोलते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, किसी तीसरे के बारे में जब बात की जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब इसी से फिर बैठ जाना पड़ेगा, उस पर कैसे आएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, तो अच्छा उसी में ऐड हो गया। हाँ, तो ठीक है। और निश्चय, जो निश्चितता का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो अनिश्चितता, जिसे कोई निश्चित न है, कौन, कब, क्या, कौन, दरवाजे पे कोई खड़ा है, ये सब अनिश्चयवाचक के सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कब आए, तुम कहाँ जा रहे हो, उसमें कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और आपका पता है संबंधवाचक, जिसका, जिसकी, जिसके, एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ जब संबंध बताई जाए तो उसे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम, जिसमें अपने आप खुद का बोध होता है, मैं अपना कपड़ा स्वयं ही धो लूंगा, मैं अपने आप बाजार चला जाऊंगा, मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगा, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको 6 सर्वनाम
समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या है, ठीक है। अब हो गया विशेषण। देखिए विशेषण पढ़े होता क्या है, क्या होता है, किसी सर्वनाम या किसी संज्ञा की जो विशेषता बताने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं, जिसकी गुण दोष कमियां अच्छाई बुराई सब बताए। ऐसा नहीं है कि जो किसी की विशेषता बताए सिर्फ अच्छा है, उसकी कमियां भी बताता है, उसकी बुराइयां भी बताता है। जैसे आपको एक वाक्य लिखते हैं कि क्या सीता सुंदर स्त्री है, ठीक है, या तो सीता सुंदर है। तो सीता कैसी है, सुंदर। ये सीता जिसके बारे में बताई, ये कैसी है, सुंदर है। तो सीता की विशेषता बताई जा रही है कि नहीं, तो इसी को क्या बोल देंगे, विशेषण बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। और जिसके बारे में बताई जाती है, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, विशेष से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विशेष से बोला जाता है। अब किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, सीता के बारे में बताया जा रहा है। तो सीता क्या है, विशेष से है, और उसकी विशेषता है कि वह सुंदर है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो जिसके बारे में बताई जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो विशेष हो जाएगा, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसकी क्या विशेषता है, वो विशेषण हो जाएगा। तो जैसे वह सुंदर है, वह कुरूप है, वह लंबा है, नाटा है, छोटा है, वो अच्छा है, बुरा है, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा विशेषण क्या होता है, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, तो आ गया विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक आपका गुणवाचक विशेषण है, आपको जो कि पता ही है कि जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण रूप रंग दशा आदि का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। आपकी गुण मतलब आपके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसका जो बताते हैं उसको गुणवाचक संज्ञा बताते हैं। ऐसा नहीं है यदि वो चोर है तो वो चोर भी उसका गुण ही है, सब चोर होते नहीं हैं। ये कोई बेईमान है तो उसका बेईमानी भी उसके अंदर का गुण है, क्या है, गुण है, ठीक है। तो आपका किस में आ जाएगा, गुणवाचक में हो जाएगा। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। ये जो ताजमहल है क्या है, ये ताजमहल कैसा है, एक सुंदर इमारत है। क्या है, किसके बारे में बोल रहा है, ताजमहल। तो इसकी सुंदरता क्या हो गई, विशेषता बता रही है कि नहीं। और जिसकी विशेषता बताया जाए भैया वही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और जिसके बारे में बताया जाए वो क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा विशेषण विशेष से क्या होता है। तो आपकी इसमें अच्छाई बता रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ अच्छाई, गुणवाचक में अच्छाई आती है, इसमें बुराई भी आती है, कमियां भी आती है, ठीक है। चलते हैं आगे पेज पे। दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण। वो जैसे वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन सा, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्या में क्या होगा कि आपको निश्चित संख्या में क्या होगा, जैसे 1 2 3 5 वहाँ पे 10 विद्यार्थी, क्या होता है कि 10 विद्यार्थी या 100 विद्यार्थी हमारी कक्षा में पढ़ रहे हैं। या तो अनिश्चित में होगा कि वहाँ पर कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कितना विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कोई निश्चित है नहीं है। ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। तो आपका संख्यावाचक के कितने भेद हो गए, 2 भेद माने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, और ये गया परिमाण। परिमाण का मतलब हो यहाँ परिणाम का नहीं है, यह है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है माप तौल। क्या होता है, माप तौल। जिसे मापा तौला जा सके उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसके
मात्रा के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बताए जाते हैं। जैसे आप बाजार जाओगे, हमने आधा किलो, इसमें भी एक निश्चित परिमाण होता है और एक अनिश्चित। एक निश्चित होता है, हमें जैसे 5 किलो गेहूं चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, लेकिन हमें कुछ दूध दे दो, कुछ हमें गेहूं दे दो, तो वो अनिश्चित में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ये आपका परिमाणवाचक और संख्यावाचक, इसके दो होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के ही भेद हैं, और परिमाणवाचक के एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में से आधा किलो, 1 किलो, क्वांटिटी की बता रहा है ना, कितना चाहिए भैया, हमें आधा किलो चाहिए, कितना चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए। और एक अनिश्चित होता है कि हमें कुछ चाहिए जिसमें उसकी मात्रा, क्वांटिटी का उसमें नहीं बताया जाता है कि हमें कितना चाहिए, तो जिसमें अनिश्चितता, जिसका कोई निश्चित न हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले पेज पर। अब आ गया एक सार्वनामिक विशेषण। क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए हैं। जैसे वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, ये सब क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। सार्वनामिक का मतलब होता है जो संज्ञा से पहले आ जाए। कैसे? वो संज्ञा से पहले विशेषण की तरह उसकी संज्ञा की विशेषता बताए, उसे क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सर्वनाम के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज हमारा क्या कह रहा है? अब आ गया अव्यय। क्या आ गया आपका? अव्यय। अव्यय जरा सा देख लीजिए कि अव्यय होता क्या है। अव्यय होता क्या है? अव्यय उसे कहते हैं अ प्लस व्यय। अ मतलब उपसर्ग के रूप में है जो न, व्यय मतलब खर्च। खर्च, जो खर्च या व्यय न हो, जो व्यय यानी खर्च या व्यय न हो, उसे क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अव्यय क्या होते हैं? ये हिंदी भाषा के वे शब्द कहलाते हैं जिनके जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर क्या होते हैं? बदले न जा सके, उसे क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। और ये विकार होते हैं, विकारी शब्द, सॉरी ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द। प्रत्येक दशा में अपने लूप उथी बने रहते हैं और ये क्या होते हैं? अदलते बदलते नहीं है। जैसे ही रहता है अव्यय वैसे ही रहता है। जैसे आप कोई अव्यय बोलोगे इधर, क्या होगा? इधर, उधर, आज, आज, और बहुत सारे अव्यय हैं। जैसे मान लो आप कोई अव्यय हो गया यहाँ वहाँ, परंतु, क्या हो गया? परंतु, परंतु, बल्कि, बल्कि, ये सब क्या होते हैं? और जहाँ तहाँ, ये सब क्या है? अव्यय होते हैं। ये क्या होते हैं? बदलते नहीं हैं, वे जैसे के तैसे ही रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो आई थिंक आपको अव्यय समझ में आया होगा। अव्यय क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? संज्ञा जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदले नहीं जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो ठीक है, तो आप चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पेज पर। आपका अव्यय के भेद, अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध और समुच्चय और विस्मयादि, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। और ये सभी आपको पहले बताया क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा, जो क्रिया काल और क्रिया काल कारक और उसके आधार पे क्या होते हैं? आधार पर बदले नहीं जाते हैं, बदले नहीं जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है। इसके ज़्यादा अंदर डिटेल से आता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, अब आ गया निपात। निपात क्या होता है? आपको जैसे कोई आप शब्द पढ़ रहे हो, उसमें जैसे कि आज मैं ये काम मैं ही कर सकता हूँ। कौन? मैं ही कर सकता हूँ। जो ही लग रहा है या ही लग रहा है, ये मैं ही कर सकता हूँ। जैसे यह काम मैं ही कर सकता हूँ, कर सकता हूँ।
तो मैं ही जो है जिस पे अधिक जोर दिया जाता है कि केवल मैं ही कर सकता हूँ, वही क्या होता है, निपात होता है। निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना, कि उसी शब्द पे अधिक जोर देना, ठीक है, कि उसी शब्द पे अधिक जोर देना, तो उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। देखिए वाक्य में प्रयुक्त ऐसे सहायक पद कि शब्द के साथ आकार उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे मैं कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूँ, कठिन से कैसा कार्य, कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूँ। मैं भी क्या हो गया, मैं भी, कठिन से कठिन इसमें साधारण हो गया, तो इसमें है कि मैं भी, ये भी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए भी क्या हो गया कि, और मैं ही कठिन से कठिन कार्य सकता हूँ, मैं ही भी आ गया, जो पहले ही मैंने बताया कि क्या ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, तो ही पर ज़्यादा जोर दे दिया जाता है, तो वही क्या हो जाता है, निपात हो जाता है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा निपात क्या होता है, कि बल प्रदान करना या उसी पे ज़्यादा जोर दे देना, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, जैसे वाक्य में निपात का स्थान बदलने से उसका अर्थ भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं भी समोसा खाऊंगा और मैं समोसा भी खाऊंगा। जैसे मैं भी समोसा खाऊंगा मतलब एक आदमी और है, मैं भी समोसा खाऊंगा और मैं समोसा भी खाऊंगा, कि समोसा भी खाऊंगा यानी एक वस्तु को और खाऊंगा, उसके साथ मैगी चाउमीन भी खाऊंगा और समोसा भी खाऊंगा। तो इसमें भी दो ही, एक ही निपात तो एक ही है, लेकिन दो जगह प्रयोग होने से इसका अर्थ क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और निपात के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे स्वीकार होता है, हाँ जी जो बोलते हैं, जी हाँ जी, ये सब क्या होते हैं, निपात होते हैं। और ये नकारात्मक, नहीं जी नहीं, ये सब क्या होते हैं, ये भी निपात होते हैं, लेकिन ये नकारार्थक यानी नकारात्मक निपात होते हैं। निषेध कि नहीं ये काम मत करो, वहाँ मत जाओ, क्या, जैसे बोलते हैं ना, छत पर मत खेलो, क्या होता है, जैसे छत पे मत खेलो, छत पर मत खेलो। तो खेलना मतलब निषेध, क्या होता है, निषेध, यानी आपको मना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, आपसे मना किया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, निपात, निषेधात्मक निपात हो जाएगा। और एक प्रश्न बोधक होता है, तुम क्या कर रहे हो, उसमें आपका प्रश्न पूछने का जहाँ भाव पैदा होता है, वहाँ पे कौन सा निपात हो जाता है, प्रश्न बोधक निपात हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया गया होगा कि निपात के जो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी थोड़ा सा अभी और आगे है, टोटल 9 प्रकार के होते हैं। जैसे विस्मय बोधक निपात, अरे काश, काश की क्या, अरे काश मैं ऐसा किया होता तो मेरे सीटेट में नंबर बढ़ जाते, काश मैं ये किया होता तो मुझसे वो बात करने लगती। कौन, वो वाली, अब समझ लो, काश वही वाला। और आदर बोधक, हाँ, जैसे आप लोग पता है, जी आइए, आप कैसे हैं बताइए, जी जिसके साथ आदर करते हो, हाँ आप कैसे हैं, अरे जी आइए बैठिए जी, वो आप लोग करते हो ना, जो शिष्टाचार की बातें ज़्यादा लगाने लगते हो, वो सब आदर बोधक होता है। जैसे तुलना बोधक, एक वस्तु की दूसरे की वस्तु के साथ तुलना करते हो, तो जहाँ ये इसके साथ ऐसा नहीं है, ये उसके जैसा नहीं है, तो साथ से सी आ जाए तो वहाँ पे तुलना वाला हो जाएगा, तो कौन सा, तुलना बोधक निपात हो जाएगा। और अवधारणा बोधक निपात, ठीक, लगभग, तकरीबन, करीब, ये सब क्या होता है, अवधारणा बोधक निपात होता है। और बलदायक या सीमा बोधक निपात, ही, भी, तो, तक, पर, सिर्फ, केवल, ये सब किससे होते हैं, बलदायक, जिससे किसी भी शब्द पे अधिक से अधिक बल दिया जाए, वहाँ पे क्या हो जाता है, बलदायक निपात हो जाता है। तो आई थिंक आपको निपात समझ में आ गया होगा कि निपात 9 प्रकार के होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, अब आ गया भैया समास। क्या आ गया, समास। समास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, किससे किससे, एक सम और एक आस। और समास का अर्थ होता है, क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, जो कि आपको इधर लगा हुआ है, लिखा हुआ है। संक्षिप्तीकरण यानी छोटा कर देना या कारक विभक्ति चिन्ह का लोप कर देना। जैसे आप कोई लिखते हो, क्या लिखते हो, राज यानी राजा का पुत्र, क्या लिखते हो, राजा का पुत्र।
और उसकी परिभाषा कहते हैं उसमें लगे गए कारक विभक्ति के चिन्हों का लोप कर देना ही क्या होता है, समास होता है। राजपुत्र को आप राजा का पुत्र को आप लिख सकते हो राजपुत्र, क्या लिख सकते हो, राजपुत्र। तो ये जो यहाँ पे कारक विभक्ति का के की था ये आपका लोप हुआ कि नहीं हो गया, तो इसमें राजपुत्र में जो आपका क्या था कारक विभक्ति वो लोप हो गया, या जो बड़ा पद होता है उसको छोटा पद कर देना। जैसे हो गया आपके, आप पढ़ रहे हो खूब रसोई के लिए घर, क्या, रसोई के लिए घर, तो इसका यदि समास रहेगा तो रसोई घर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा। तो ये पहले बड़ा पद भी था, इसमें 4 पद यानी शब्द थे, 4 शब्द थे, और इसमें जो कारक विभक्ति था उसका भी लोप हो गया और पहले से ये छोटा भी हो गया। तो आपका पहले से छोटा यानी संक्षिप्तीकरण, तो पहले की अपेक्षा छोटा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। समास का परिभाषा होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया तथा नवीन तथा सार्थक शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। आपको हमेशा सदैव ध्यान देना है कि समास में जब भी शब्द बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, सार्थक बनना चाहिए। हिंदी में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक का अर्थ होता है जो अर्थ प्रदान करे और निरर्थक का मतलब होता है जो अर्थ नहीं देते हैं। जैसे सार्थक देखिए, जैसे आप बोलते हो कि आज आना मेरे घर खाना खा कर के जाना, क्या, खाना खा कर के जाना। खाना का शब्द तो अर्थ निकल रहा है कि खाना कोई सामग्री से है, यदि यहीं पे आप बोल दोगे ये तो खाना, ये सार्थक शब्द हो गया, क्या हो गया, सार्थक शब्द हो गया। यहीं पे आप यदि बोल देंगे आप हमारे घर आना और खाना वाना खा के जाना, क्या होना, खाना वाना खा के जाना, आप हमारे घर पे आना, चाय वाय पी के जाना, तो चाय वाय जो है ये वाय क्या हो जाएगी, खाना वाना है, ये क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। और चाय वाय जो वाय शब्द है वो भी क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो समास में जो भी शब्द बनता है वो सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा समास क्या कहते हैं। चलते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। क्या होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। आपके कितने 6 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, 6 भेद होते हैं। और आपके जो तत्पुरुष होते हैं, तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। किसके, तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। आपको पता ही है जो कारक 8 होते हैं, 8 कारक में कौन सा, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके, और किसको, संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जो 6 बचे वही आपके तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। ठीक है, जो कर्ता कारक के छोड़ करके और संबोधन को छोड़ करके बाकी जो 6 बजे वो क्या हो गए, अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसका आगे है डिफिनेशन, या तो एक एक करके बताएंगे। अच्छा देखिए, थोड़ा सा अव्ययी भाव के बारे में समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। क्या, अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास जिस पद में या जिस समास में पहला पद प्रधान, क्या होता है, पहला पद प्रधान, और क्या होता है, और पहला पद क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, पहला पद उपसर्ग हो गया, और क्या हो जाएगा, पहला पद अव्यय हो जाएगा, और एक ही शब्द 2 बार आए, और एक ही शब्द 2 बार आए, एक ही शब्द 2 बार आए, उसे क्या कहते हैं, 2 बार आए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं उसके बाद, जैसे आपका अव्ययी भाव समास की यथाशक्ति, क्या, क्या हो गया, यथाशक्ति, और क्या हो गया, यथाशक्ति हो गया। और आपका खूब फेमस उदाहरण होता है यथाशक्ति, और इसी में ले लो आप प्रतिदिन, क्या ले लो, प्रतिदिन, आप ले लो आजन्म, ले लो, क्या, आजन्म हो गया। और आपका ले लो दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन।
तो आपका क्या रहा है, यदि जिस शब्द पहला पद प्रधान होता है और उसी में उपसर्ग आ जाए, आजन्म आसम कोई अव्यय आ जाए और एक ही शब्द दो बार आ जाए, वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, हमारा अच्छा अब आ गया हमारा कौन सा आ गया, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के हमने पहले बताया क्या हो गया, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके जो 8 कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की ना ने नी और रे री और संबोधन अधिकरण में पर अहो में पर और अधिकरण हो गया। यही आपके कितने हो गए हैं, 6 कारक होते हैं। कर्म तत्पुरुष करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, यहाँ पे अपादान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की ना ने री और संबंध का के की ना ने अधिकरण में पर संबोधन है अरे अर। ठीक है, ये आपके 8 कारक हो गए। तो 8 कारक में जो पहला और अंतिम वाला छोड़कर बाकी जो बचता है वही तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं। अब आपका है एक दूसरा आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व, अभी इसके पहले थोड़ा सा आप लोग, अच्छा इसमें इतना ही आता है, ज़्यादा डिटेल तो आता नहीं है। तो इसको द्वंद्व में क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कृष्णार्जुन। कौन सा, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। क्या होगा, कृष्ण और अर्जुन। माता पिता, सत्यासत्य, सत्यासत्य, सत्य और असत्य। क्या, सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य और असत्य। तो आपका और एक है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है तथा बाद वाला पद पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे नवग्रह हो गया और आपका हो गया त्रिभुज हो गया, त्रिकोण हो गया, ये सब क्या हो गए आपके द्विगु समास के उदाहरण हो गए। कर्मधारय में होता है जो किसी भी एक पद का दूसरे क्या होता है, जिसमें विशेषण विशेष तथा उपमेय उपमान होता है, उसको क्या होते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव। और क्या हो गया आपका चंद्र मृग नैनी, मृग के समान नयनों वाली। क्या होता है, किसी वस्तु का उपमा देते हैं या एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु के साथ तुलना करते हैं। और हो गया आपका एक है बहुब्रीहि समास, वे शब्द जिसमें दोनों पद उभय पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन हो गया, 10 मुख वाला, और पंचानन 5 मुख वाला, 5 मुख हैं जिसके, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गजानन गज के समान आनन है जिसका। तो ये सब किसके हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास से हो जाएंगे। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, अब आ गया अलंकार। क्या आ गया, अलंकार। आपको पता होना चाहिए अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। किससे, अलम और कार से मिलकर बना है। किससे, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण या गहना, आभूषण या गहना। ठीक है, और कार मतलब या शोभा, कार मतलब करने वाला। वे जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। अलंकार की जरा सा परिभाषा देख लो, क्या होता है अलंकार की परिभाषा, जरा सा देख लो आप लोग, क्या होता है अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा
बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार आपका मुख्य प्रकार से अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? अलम और कार से। किससे कहते भैया? अलम प्लस कार से, जिसका मतलब होता है गहना या आभूषण या शोभा, कार मतलब करने वाला। अलंकार कितने प्रकार? मुख्य तो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? शब्दालंकार, और एक होता है पहला और दूसरा होता है अर्थालंकार। क्या होता है? अर्थालंकार। ठीक है। एक तीसरा भी कहीं कहीं पे हो जाता है, उसके बोलते हैं उभयालंकार। क्या बोलते हैं? उभयालंकार। ठीक है। तो मुख्य रूप से आपके दो ही होते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो ही होते हैं आपका। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार, एक तीसरा होता है उभयालंकार। तो ठीक है, आई थिंक आपको अलंकार की परिभाषा भी समझ में आ गया होगा और कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पेज पर। जैसे देखो आपका आ गया अनुप्रास। जब किसमें? जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, जैसे किसी आपका कोई वाक्य हो गया, कोई काव्य हो गया, उसमें एक ही वर्ड की क्या होती है? आवृत्ति कम से कम दो से अधिक बार होती है, तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट पर तट तमाल और तरुवर बहु छाए, इसमें त आ रहा है, त आ रहा है, बार बार आपका त आ रहा है कि नहीं? क्या आ रहा है? त आ रहा है, बार बार त आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? क्या हो गया? कौन सा आ गया? यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे आपका दूसरा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। किरणें खेल रही, हाँ अरे यार, खेल रही हैं जलथल में। ठीक है। ये जो कि है आपका मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च च की आवृत्ति बार बार आ रही है कि नहीं? किसकी? च च की आवृत्ति बार बार आ रही है। च यहाँ भी आ रहा है, च यहाँ भी आ रहा है, च यहाँ भी आ रहा है। तो च च की आवृत्ति बार बार आ रही है कि नहीं? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका कौन अलंकार हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप लोगों ने खूब सुना है कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की रात में, ये सब आपने सुना है। तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपको लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो उसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक आपको अनुप्रास अलंकार देखो, इसमें या इसमें तरन त की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ से इसलिए ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। देख लें चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? तो आ गया अब यमक अलंकार। क्या आ गया? यमक अलंकार। जिस काव्य में एक ही शब्द बार बार पुनरावृत्त, एक वहां भी वर्ड आ रहा था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और यहाँ क्या आ रहा है? शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? शब्द आ रहा है। और उसका क्या होता है? अर्थ अलग अलग प्रतीत होता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। आपको पता है कनक का एक का अर्थ होता है धतूरा और एक का अर्थ क्या होता है? सोना चांदी रुपया पैसा सोना होता है। यदि आप धतूरा खा लोगे तो भी बौरा यानी पागल हो जाएगा, और ज़्यादा सोना चांदी हो जाएगा तो भी आप बौरा जाओगे, पागल हो जाओगे। तो आपको पता है एक ही, तो क्या हो जाएगा? इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। तो आपको जैसे यमक अलंकार के और उदाहरण हैं, जैसे आप देख लो यहाँ पे सजना है मुझे, किसके? सजना है मुझे सजना के लिए। किसके लिए? सजना
के लिए। तो एक सजना का अर्थ हो गया पति या स्वामी, क्या हो गया, पति या स्वामी। और दूसरे का सजना का हो गया तैयार होना, क्या होना, तैयार होगा या किसी के लिए आप सज रहे हो। और इसी का कोई उदाहरण है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी। ये का अर्थ हो जाएगा 3 बेर खाती थी, कितनी, 3 बेर। एक बेर होता है एक टाइम के बोलते हैं, जैसे 1 पहर 2 पहर 3 पहर होता है, तो ऐसे 3 बेर खाती थी। कितनी टाइम खाती थी, 3 बार खाती थी। और क्या खाती थी, 3 बेर। एक बेर जो फल होता है, जो भगवान सबरी ने, माता सबरी ने भगवान श्री राम को बेर खाने के लिए दिए थे वो। तो 3 बेर, बेर का अर्थ 2 बेर निकल रहा है कि एक बेर का क्या हो गया, टाइम हो गया, समय हो गया, और एक बेर का खाने वाला बेर हो गया। तो इसके एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो रहे हैं या कई बार प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन उनका सबका अर्थ अलग अलग हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है। अब आ गया श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। थोड़ा सा देख लो आप, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। देखिए, श्लेष का अर्थ है चिपकना या चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द की एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर अर्थ वहां पर क्या दे, 2 बार अर्थ दे, उसका 2 अर्थ हो। वहां पे देखिए, अभी एक ही शब्द बार, यमक में एक ही शब्द बार बार आ रहा था, लेकिन जो ये श्लेष है एक ही शब्द आएगा और उसका क्या होगा, अर्थ अलग अलग हो जाएगा। जैसे आपने खूब सुना है उदाहरण कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द किसके लिए, 3 शब्द के लिए 3 बार प्रयुक्त हुआ है। एक चमक है, एक सम्मान है, और एक चूना है। यदि आपका एक सम्मान पानी होता है, यदि आपका एक सम्मान होता है या एक चमक होता है, किसी की चमक एक बार चली जाती है तो फिर दोबारा आती नहीं है। और आपका सम्मान यानी पानी का मतलब एक होता है इज्जत होता है, यदि आपकी इज्जत चली गई तो फिर आपका दोबारा वो आने वाली नहीं है, ठीक है। और एक होता है पानी मतलब चून, एक होता है, एक यहाँ पर उसका भी अर्थ लिया जाता है कि यदि आपका आटा में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दोबारा से सूखा नहीं हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर। क्या आ गया, उपमा अलंकार। क्या होता है उपमा, किसी एक वस्तु की तुलना। क्या होती है, एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से करते हैं। जैसे क्या, जैसे मान लो क्या कि आपका मुख चंद्रमा के समान है। किसके समान है, मान लो जैसे सीता का मुख या राधा का मुख। किसका, राधा का मुख। किसका मुख, राधा का मुख। किसका, राधा का मुख। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा से ये जो राधा का मुख है किसके समान है, चंद्रमा के समान है। किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है भैया, चंद्रमा से तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और इसमें आपको पता है इसका जो वाचक सा से सी सरिस आता है किसी जो पंक्ति में वाक्य में, तो उसमें सा से शरीर और से सम आ जाए तो वहाँ पे कौन सा उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, और सोम सा शील है राम महीप का, और हरिपद कोमल कमल से, और पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ते जैसा आपका जो मन है वो डोल रहा है। जिस प्रकार से पीपर का पत्ता हर समय चलता रहता है, उसी प्रकार के मन का जो आदमी का मन होता है वो हर समय एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, मतलब हिलता रहता है, चलता रहता है। तो सा से सी सरी इसमें भी आ गया, उससे इसमें भी आ गया, और सा से सी इसमें भी आ गया। तो आपका जिसमें इसमें वाचक शब्द होते हैं, क्या होते हैं, वाचक शब्द क्या होते हैं, सा से सी
और सरिस, सरिस, सम, ये शब्द आएंगे तो आपको क्या बता देना है, कौन सा आ गया, आपका उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कहता है, आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। अब आ गया रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार आ गया, रूपक अलंकार। देखो जरा सा रूपक अलंकार क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जहां पर उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। यानी जो उपमान का जो अभेद होता है, रेद नहीं, उसी पर आरोप क्या होता है, उसी पर आरोप कर दिया जाता है। कि जैसे मैया मोरी, इधर आपका देखो उपमा अलंकार होता है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, इसमें सात से सी सरित नहीं आएगा, कौन सा लूंगा, चंद्र खिलौना ही लूंगा। कौन सा, केवल चंद्र खिलौने सा नहीं लूंगा, चंद्र खिलौना ही लूंगा। तो इसमें ये चंद्र खिलौना लूंगा, इसमें सा से सी सरित नहीं आएगा। और रूपक जहां अभेद रहित हो, उसमें कोई भेद नहीं कर पाओ, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे दूसरा उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, बंदो हरि राई। ठीक है, आपका दूसरा उदाहरण हो गया। कौन सा, चरण कमल बंदो हरि राई। आपको इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें भेद नहीं सकते हो, अभेद रहित होता है या किसी पर आरोप निषेध रहित होता है। आप इस पे आरोप नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उसी को कह सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ उसी में अभेद उभेद नहीं कर पाओगे, आप उसको क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। अब आ गया मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जैसे किसी जो निर्जीव या चेतन सजीव का आरोप होता है, अर्थात निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु के साथ कर दिया जाता है। जैसे प्रकृति का वर्णन, उसको बादलों वदलों की तुलना क्या कर सकते हैं, आदमियों के साथ, निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु के साथ कर देते हैं। प्रकृति को मानव मान लिया जाता है कि बादल चलते हैं और क्या होता है, नदियाँ डोल रही हैं और मानो पहाड़ हंस रहे हैं। तो क्या कभी पहाड़ हंसते हैं, नहीं हंसते हैं। तो ऐसा कल्पना कर दिया जाता है। निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु के जहाँ पे तुलना कर दिया जाता है, वहाँ पे कौन सा, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोवे। रघुवीर यानी राम की दशा देख करके, किसकी, राम की दशा को देख करके वृक्ष यानी पेड़ पौधे फूट फूट कर रहे रोएं। क्या है, क्या आपको पेड़ पौधे रो सकते हैं? ये कहाँ का वर्णन है, जब माता सीता का हरण हो जाता है, जब आते हैं तो राम बोलते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। तो वही है, वहाँ का वर्णन है कि उसकी जो दशा है, रघुवीर यानी भगवान राम की दशा को देख करके जो वहाँ के वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, वो भी रोने लगे। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये क्या होता है, इसकी तुलना की जा रही है कि नहीं। अब पेड़ पौधे तो रोएंगे नहीं, तो उसकी मनुष्य के साथ तुलना की जा रही है कि नहीं की जा रही है, तो यहीं पे हो रहा है। जैसे एक कोई और दूसरा उदाहरण लो, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्या है, मेघ आए बड़े बन ठन के, बन ठन और संवर के। तो बताओ, मेघ क्या कभी बन ठन के सज संवर के आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मनुष्यों के जैसे मनुष्य सजते संवरते हैं, तो उनकी तुलना कर दिए किसके, बादल का तुलना उसके मनुष्य के साथ सजने संवरने से कर दिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले पेज पर। अच्छा, संधि आ गया। अभी आपको एक थोड़ा सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, जिसमें उत्प्रेक्षा हो गया, मनु मानो जनु जानो, जहाँ पे आ जाए, कौन सा आ जाए, इस पे एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पे क्या आ जाए, जनु जानो, जनु जानो, मनु मानो मनहु, मनु मानो मनहु,
ये सब आ जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, उदाहरण है सोहत ओढ़े, आपका एक फेमस उदाहरण है ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मनहु नीलमण सैर पर, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रकाश, आतप प्रयो प्रकाश। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? जिसमें मनु मानो क्या आ जाए? मनु मानो आ जाए, क्या आ जाए? मनु मानो आ जाए। तो मनहु इसमें है कि नहीं? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आई थिंक आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? अब आ गया संधि। क्या आ गया? संधि आ गया। संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल, मिलाप, जोड़ना, मित्रता। क्या होता है? मेल होता है, मिलाप होता है, क्या होता है? मित्रता होता है, राजीनामा होता है। आप कितना शब्द लिखोगे? क्या होता है? तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जब मिल करके नया शब्द बनता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, विकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। और आपको पता है संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, कौन सा? स्वर संधि। एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। ठीक है, और आपकी स्वर संधि के कितने? 5 भेद होते हैं। क्या होती है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और आपको व्यंजन का कोई इसमें भेद नहीं दिया है, उसमें नियम है, और विसर्ग के भी कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं आगे पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? ठीक है, आप लोग बचपन से संधि पढ़ते चले आ रहे हो कि जो कि आपके यही स्वर व्यंजन विसर्ग होता है, और स्वर संधि के दीर्घ गुण वृद्धि यड़ और अयाद होते हैं। ठीक है, क्या होता है? अच्छा, जरा सा आप लोग संधि के बारे में पढ़ लीजिए। संधि क्या होता है? संधि जैसे देखिए, आपका दीर्घ संधि होता है। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। कौन सा संधि भैया? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। पहला है, मान लो दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। इसमें क्या आएगा? दीर्घ आ आएगा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, आ आएगा, दीर्घ ई आएगा और दीर्घ उ आएगा। ठीक है, तो वो कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ। जैसे आप खूब पढ़ते हो, खूब फेमस उदाहरण आपका है विद्या धन आलय। जहाँ से बीच से टूटता है वहाँ पे क्या होता है? अ और आ मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। और आप देखते हो रमेश, क्या हो, सॉरी रमेश नहीं, आपका ई हो जाएगा गिरीश। गिर प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा? गिरीश हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। गिर मतलब पर्वत, ईश मतलब स्वामी, पर्वतों के स्वामी क्या होते हैं? गिरीश हो जाएगा। ठीक है, आपका भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा? उ और उ मिलके दीर्घ उ ही बनेगा, तो भानुदय हो जाएगा। भानुदय हो जाएगा। ठीक है, आ भी आ गया, ई भी आ गया और दीर्घ उ भी आ गया। ठीक है, और आपका यहीं पे दीर्घ में के बाद आ जाता है गुण संधि। क्या हो जाता है? गुण संधि आ जाता है। गुण संधि में आपको पता है ए ओ और अर आता है। क्या आता है? और आता है। ठीक है, जैसे रमेश हो गया, रमेश, और गुरुपदेश, गुरुदेश, बध्वादेश नहीं, रमेश हो गया, और महर्षि हो गया,
ये हो गया रमा धन ईश, रमा प्लस ईश, ठीक है। अ और ई मिलके ए बन गया तो आ गया हो गया रमेश हो गया, ठीक है। महाधन ऋषि, क्या हो गया महाधन ऋषि, तो ये अ और री मिलके अर में परिवर्तन हो गया तो क्या हो जाएगा महर्षि बन जाएगा, क्या हो जाएगा महर्षि बन जाएगा, आपका क्या हो जाएगा महर्षि बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ए ओ अर आ जाएगा। जैसे इसमें आ गया ओ का परोपकार, क्या हो गया परो धन उपकार, अ और उ मिलके क्या बन गया ओ बन गया तो क्या हो जाएगा परोपकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया गुण संधि के उदाहरण हो गए जो कि आपके ए ओ अर आ जाएगा। आपको वृद्धि संधि आपको पता है, वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में आपका क्या आता है ऐ आता है और औ आता है, क्या आता है ऐ और, जैसे 1 + 1, 1 + 1, अ और ए मिलकर क्या बन गया ऐ बन गया तो क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है 1 का 1 हो जाएगा। जलौघ क्या हो जाएगा जल प्लस ओघ या ओघ, क्या हो गया है अ और ओ मिलके क्या बन जाएगा औ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा जलौघ बन जाएगा, ठीक है। अब आ गया यहीं पे वृद्धि संधि के बाद आपका आ गया क्या हो गया यड़ संधि, क्या आ गया यड़ संधि। यड़ संधि आपको पता है कि क्या आता है आधा य और व आ जाता है, क्या आता है य और व आ जाता है। जैसे आपका बध्वरी, वधु वधु धन अरि, क्या हो जाएगा वध्वरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मध्वरी हो जाएगा, और मधु धन अरि क्या हो जाएगा ऊ का वह हो जाएगा मध्वरी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका यड़ संधि हो गया। आप यहीं पर देख लीजिए कौन सा अयादि संधि, कौन सा अयादि संधि, कौन सा अयादि संधि। आपको पता है अय आय अव आव क्या होता है अय आय और ये हो गया आपका क्या हो गया अय आय अव और अव आव, ठीक है। तो आपका जैसे नयन ने प्लस अन तो क्या हो जाएगा नयन, नयन। पो प्लस अन पवन क्या हो जाएगा पो प्लस अन क्या हो जाएगा पवन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके हो गए किसके अयादि संधि के उदाहरण हो गए। आई थिंक आपको पांचों संधि कितने पांचों संधि कंप्लीट हो गए, तो जो कि हमने उदाहरण आपको कम बताए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है। तो चलते हैं अगले पेज पर, हमारा अगला पेज क्या कह रहा है। अब आ गया हमारा क्या आ गया गद्यांश आ गया, क्या आ गया भैया गद्यांश आ गया। कौन सा क्या आ गया गद्यांश आ गया। अब चलते हैं गद्यांश पढ़ते हैं और क्या करेंगे उसका उत्तर देते हैं, ठीक है। आपका क्या आ गया गद्यांश आ गया। क्या है गद्यांश कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए उत्तर के सबसे उपयुक्त क्या है जो आपका सबसे उपयुक्त है, उपयुक्त से भी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कच्चे को पक्का आग ही करती है, यानी कच्चे सामान को यानी कच्चे वस्तु को भोजन को क्या करती है आग ही पकाती है। यदि हमें अपने को पक्का करना है, यदि हमें क्या करना है अपने को पक्का करना है तो अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा, यानी आग में तपना होगा, ठीक है। और कंचन को भी कुंदन की संज्ञा पाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। क्या होती है कंचन को भी क्या होती है
कुंदन की संज्ञा पाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जिस तत्व को कच्चे से पक्के की यात्रा करनी पड़ती है उसे आग का योग करना पड़ता है। योग यानी उनके सामना करना पड़ता है। फिर वह चाहे मिट्टी हो या भोजन, चाहे या मिट्टी का बर्तन भी जो कुम्हार बनाते हैं तो वो भी उसको पकना पड़ता है, तो क्या होती है, मिट्टी में पकती है। इतना ही क्यों, जिस मन की आग बुझ जाए, जिसके हृदय में किसी काम के प्रति आग ही न हो, फिर वह संसार की चुनौतियों को कितना ही स्वीकार कर सकेगा। कहने का मतलब ये, अब आपके अंदर से उत्साह भावना खत्म हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यह विचारणीय बात विचार करने के योग्य है। आग का सामना करना चाहिए, उसे अपनी दृष्टि पथ से ओझल नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारा अभी गद्यांश क्या कह रहा है, अभी गद्यांश खत्म नहीं हुआ है। यदि किसी कारणवश, क्या किसी कारणवश आग नियंत्रित भी होती है तो उसे पीठ दिखाने से काम नहीं चलेगा। यदि आपके मन में कोई आग थोड़ी बहुत बुझ भी जाती है तो ये मत सोचो कि हमें वैसे ही बैठ जाना है, आपको उसके पीछे कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा तो वह होगा कि हम आग पर नियंत्रण रखें, क्योंकि किसी भी शक्ति का अनियंत्रित विस्तार अंततः कष्ट का कारण बन जाती है। और आग को बोल रहा है कि ज़्यादा आग भी अच्छा नहीं होता है, अपने उसको वश में करके रखना चाहिए। आज देश समाज भिन्न भिन्न आगों में दहक रहा है। जो क्या है, देश है और समाज है, वो अलग अलग प्रकार के आगों में दहक रहा है, झुलस रहा है, झुलक रहा है, झुलस रहा है। और तब आग की शक्ति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शक्ति को नियंत्रण में रखते हुए उसे लोक कल्याणकारी स्वरूप दें। यही सदा से मानव मेघा और मन की काम में रहा है। इसी को आराधना और साधना मनुष्य ने समूची यात्रा में की है, समूची मतलब संपूर्ण यात्रा में की है। तो आपका ये रहा अब गद्यांश रहा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको गद्यांश एक बार और पढ़ लेना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अग्नि परीक्षा से गुजरने का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा से गुजरने का अर्थ क्या होता है कि संघर्षों का सामना करना, या आग में कूदकर परीक्षा देना, या अग्नि के फेरे लेना, 7 फेरे, वही जो मंगलम भगवान विष्णु ये वाला आग के फेरे, और कठिनाइयों से हार जाना, ये क्या होता है? तो आपको भी जैसा अग्नि का परीक्षा का मतलब संघर्षों का सामना करना, तो आपको आंसर हो जाएगा ए फॉर एस्ट्रॉयड। क्या हो जाएगा? ए फॉर एस्ट्रॉयड, पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? ठीक है, बच्चे को पक्का आग ही तो करती है, इस वाक्य में कौन भाव छिपा है? इसमें कौन सा भाव छिपा है? संघर्ष बच्चों को परिपक्व बनाता है, या संघर्ष से बच्चे बचने का उपाय? मैं सोच लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। संघर्ष से बच्चे चीज़ों को हल्के में लेते हैं? नहीं। और बच्चे संघर्ष के सामने बच्चे हथियार डाल देते हैं? नहीं। आपका एक ही आंसर देखने पढ़ने लायक लग रहा है, और आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आग का सामना करना वाक्य में आग का प्रतीक है। आग का प्रतीक क्या है? क्या अग्नि है, यज्ञ है, कठिनाइयाँ है, या दावा नल है? ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको पता है आग का सामना करना यानी कठिनाइयों से गुजरना। क्या होता है? कठिनाइयों से गुजरना। तो इस पे हम गद्यांश अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो इस पे ज़्यादा समय न लगाते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, गद्यांश के अनुसार शक्ति का नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि शक्ति का जो नियंत्रण है वो आवश्यक है, क्योंकि अनियंत्रित विस्तार दुखों को जन्म देती है। और दूसरा क्या कह रहा है कि अनियंत्रित विस्तार से साधन कम पड़ जाते हैं। तीसरा कह रहा है अनियंत्रित विस्तार से स्वयं परोपकारी है, और अनियंत्रित विस्तार से विकास होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जरा सा बताइए आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? कि जो अनियंत्रित विस्तार होता है वो क्या होता है? दुखों को जन्म देता है। यदि आप सोचोगे आपके मन पे आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, हमको ये लेना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, हमें ये करना है, तो आपका वो क्या कर, जो आपका फिर आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तो आपको क्या होगा? दुख होगा, दुख बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा। तो वही क्या होता है? दुख का जन्म देता है। तो आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का हमारा गद्यांश के अनुसार ... साधन और आराधना के योग्य है। क्या है? क्या विस्तार है, मेधा है, शक्ति है, नियंत्रण है? क्या हो जाएगा? आपको गद्यांश अभी आपको पढ़ लिए हैं, समझ में आ गया है, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा कि गद्यांश का शक्ति क्या है? यहाँ पे शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर कौटिल्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाज में आपको ये तो क्या है? आपका प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं भैया? शब्द के अंत में लगते हैं डियर। कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। तो आपको बताना है समाज में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? क्या ई का या इक का या ई का या ता का? आपका इसमें कौन सा प्रयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वां, कौन सा प्रत्यय किया जा सकता है? इसमें से कौन सा प्रत्यय? अरे इक बना दोगे तो समाज में इक प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? सामाजिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सामाजिक बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? मतलब इससे जो समूह दिया गया है उससे ये सब व्याकरणिक प्रश्न है, तो इस पर हमको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या देश है, आग है, कच्चा है, कच्चे हैं या बच्चे हैं? इसमें से कौन सा समूह से भिन्न है? आपको भिन्न बताना है। ठीक है, क्या है? आपका देश भी, आग भी और बच्चा भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया, जो कि कच्चा है। ये क्या बता रहा है भैया? विशेषण बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषण हो है। क्या है? कोई कच्चा है, पक्का है, किसी सामान की, किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है कि यह कच्चा है या पक्का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, एक और गद्यांश आ गया। क्वेश्चन नंबर संख्या नंबर 8 से 15 तक इसके अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उचित विकल्प का चयन करने का, ऐसा सबसे उचित विकल्प का आपको चयन करना है। आपका है जीवन में सफलता वही है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने में जरा सा भी भूल चूक हो गई तो हानि सुनिश्चित है। हानि यानी घाटा आपको लगना निश्चित है। आपको घाटा लगना निश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं होते हैं। क्या होते हैं? कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं होते हैं। जैसे माता पिता का, जन्म मृत्यु का, माता पिता का और जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ हमारे वश में होते हैं। कहने का मतलब है जो कोई माता पिता का, हमें तो पता नहीं हम किसके घर पैदा होंगे, हम अपने मर्जी से पैदा हो जाएंगे कि हमको यहाँ नहीं, यहाँ हमें अंबानी के घर पैदा होना है, नहीं, ये हमारे वश में नहीं होता है। ये सब दैवी वश होता है। और जन्म मृत्यु, हमारा कहाँ जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, वो हमारे वश में नहीं होता है। और कुछ हमारे वश में है जिन पर हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। कुछ हमारे वश में होता है कि हम परिश्रम कर रहे हैं कि परिश्रम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे वश में होता, यानी हमारे मन पे होता है हम क्या करना चाहते हैं। कुछ अच्छी बुरी संगति आलस्य और परिश्रम का चुनाव करती है। क्या होती है? कुछ अच्छी बुरी, यदि अच्छी संगत करोगे तो अच्छा आदमी बनोगे, बुरा संगत करोगे तो बुरा संगत बनोगे। लेकिन फिर भी ये संगत से कुछ नहीं होता है कि एक सब कहने की बातें हैं कि अच्छा का संगत पकड़ोगे तो अच्छा होगा जो लेकिन रहीमदास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये जो कुसंग है, संगत है, अच्छी बुरी संगत है, यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका कुसंग यानी बुरी संगत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो चलते हैं थोड़ा सा इसी में अगला हमारा, और इसमें थोड़ा बचा हुआ है। क्या कर रहा है? संगत का चुनाव इन सब चुनावों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चुनाव पर हमारा आचरण, कर्म, विचार, भाषा, स्तर, मनुष्यता और हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि
कि हमें कैसे भाषा, स्तर और मनुष्यता का प्रयोग करना है, और ये सब हमारी सफलता और असफलता पर निर्भर करती है। मनुष्य का चित्त, चित्त यानी हृदय, चित्त यानी हृदय या मन, क्या मन या हृदय, मन या हृदय, क्या हृदय, ठीक है, मन या हृदय, ये मना नहीं है भैया, मन है, क्या है, मन, ठीक है। अब बुराइयों और बुरे लोगों की जल्दी आकृष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है यदि हम बुरी चीज़ रखेंगे और बुरे की संगत पकड़ेंगे तो जल्दी वो हमारा मन उसमें आकृष्ट लग जाता है, लेकिन अच्छी काम की चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें और अच्छा भाव करेंगे तो उसमें हमारा मन जल्दी रमता नहीं है। और जिस तरह से पानी सदा नीचे की ओर जाता है उसी प्रकार से मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर शीघ्र से भागता है। यदि पानी देखोगे जब भी जाता है तो नीचे की तरफ, जिस तरह ढाल रहता है, गड्ढा रहता है, उसी तरह क्या होता है, नीचे भागता जाता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है वो बुराइयों की तरफ और कुदृष्टियों की तरफ, कुसंगतों की तरफ उसका मन ज़्यादा होगा कि अच्छा फलानवा क्या कर रहा है, फलानवा इसके बारे उसके बारे में तुरंत चला जाता है। वही मन के बारे में ऊंचाई तक जाने में कष्ट उठाना पड़ता है। यदि आपको ऊंचाई पर जाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कष्टों का, ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार अच्छाई की ओर जाने पर परिश्रम करना पड़ता है। और आपको पता है कि आपको अच्छा कुछ पाना है तो आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और परंतु हम विवेक से काम लेकर अच्छे और बुरे का निर्धारण कर सकते हैं। विवेक यानी बुद्धि से, संज्ञान से, जिसे आपका संज्ञानवादी बोलते हैं, जीन पियाजे, क्या संज्ञान से, लो आपका इसमें हम साइकोलॉजी भी घुसे दे रहे हैं कि संज्ञान से, बुद्धि से हम अच्छे और बुरे का निर्णय पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आ गया आपका, अब क्वेश्चन आ गया आपका गद्यांश, क्या आ गया आपका गद्यांश आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक है। कहाँ तक, 8 से लेकर 15 तक है। चलते हैं, हमारा पहला ही गद्यांश क्या कह रहा है, गद्यांश के आधार पर जीवन में सफलता किसे कहा जा सकता है। जो आपकी जीवन है उसकी सफलता किसके लिए कहा जा सकता है। जिसके पास अधिक धन है क्या वो सफल व्यक्ति है, या जिसके पास सुख सुविधाओं की कमी न हो, खूब बढ़िया गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी ऐस मर्सिडीज BMW में घूम रहा है, क्या उसको सफल कहा जा सकता है। और जो सही चयन करना जानता हो कि नहीं ये गलत को गलत और सही को सही करने में जिसकी क्षमता होती है, क्या वो है और या तो जिसका चाल चलन ठीक हो। चाल चलन मतलब उसका आचार व्यवहार विचार ये सब कैसा हो, चाल चलन कहते हैं ना, गाँव में बोलते हैं इसका, अरे इसकी तो चाल चलन नहीं ठीक है भैया, पता नहीं इसकी चाल चलन ठीक नहीं है, तो क्या वो होगा। तो आपका ये सफलता किसे कह रही है कि जो सही चयन करना जानता हो कि नहीं भैया ये गलत है तो गलत है, ये क्या है गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। जिसके पास अधिक धन ऐसा कुछ नहीं है और सुख सुविधाओं के ऐश आराम की ज़िंदगी है नहीं है, जिसका चाल चलन ठीक है नहीं है, तो क्या बोला है, जो सही और गलत का चयन करना जानता है वही क्या होता है, सफल व्यक्ति। क्या होता है, सफल व्यक्ति कहा जा सकता है। आपका गद्यांश भी यही कह रहा है। आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो उपयुक्त चुनाव करना, जो क्या करते हैं, उपयुक्त चुनाव करना जानते हैं। क्या करना जानते हैं, जो उपयुक्त चुनाव करना जानते हैं। कैसा उपयुक्त चुनाव करना जानते हैं, वही क्या होते हैं भैया, सफल व्यक्ति माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, वही सफल व्यक्ति माने जाते हैं। क्या करते हैं, उपयुक्त चुनाव करना जानते हैं तो वही सफल व्यक्ति माने जाते हैं। तो आपका पहला का आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, ठीक है। तो वही जो चुनाव सही करना जानते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस व्यक्ति की सफलता निम्नलिखित किस पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति की सफलता किस पर निर्भर करती है, क्या संगत पर, परिश्रम पर, पास पड़ोस पर, कि हम कर्म के भरोसे बैठे रहें, यदि हमारे कर्म में होगा तो हम सीटेट का परीक्षा पास करेंगे और हमारे कर्म में नहीं होगा तो हम सीटेट परीक्षा नहीं कर पाएंगे। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ऐसा गीता में कहा गया है। तो आप क्या किसके बारे में कहा रहा है, परिश्रम के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, परिश्रम के बारे में कहा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस व्यक्ति की ये दोबारा आ गया क्या जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, संगत के चुनाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। किसके, संगत के चुनाव को किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। संगत प्रतिष्ठा का सूचक है या संगत हमारे आचरण व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है। जो संगत होती है
जो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और संगत हमारे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है, और दूसरा संगत और हमारे आचरण से कोई संबंध नहीं होता है। आपका आंसर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या कह रहा है? जो संगत होती है वो हमारे आचरण पर क्या करती है? गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। यदि हम अच्छा संगत करेंगे तो अच्छा आदमी बनेंगे, और बुरा संगत करेंगे तो बुरा आदमी बनेंगे। ऐसा आपके गद्यांश में कहा गया है, जो कि न कि रहीमदास वाला दोहा आपको देखना है कि का कर सकत कुशंग। ठीक है, आपको उत्तर किसमें से चुनना है? आपको गद्यांश से ही चुनना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊंचाई तक जाने में कष्ट उठाना पड़ता है। इस वाक्य से क्या आशय है कि आपको ऊंचाइयों पे जाना है तो आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आपका सफलता प्राप्ति के लिए सफलता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा क्या बोल रहा है? ऊंचाई पर जाने के लिए चढ़ाई कठिन होती है। हमें तो अब ये गलत लग रहा है भैया। और ऊंचाई तक जाने के लिए सांस फूल जाती है। नहीं, सफलता प्राप्ति सहज कैसे हो जाती है? सफलता प्राप्त के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब तक आप सो रहे होते हो तो कोई न कोई और रातों में पढ़ रहा होता है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का, बिना परिश्रम का कुछ होने वाला नहीं होता है। आपको यूट्यूब पे वीडियो खूब देखने के मिलेगा कि 2 दिन में सीटेट पास करने का अचूक ट्रिक हमारे पास है। उसी में चक्कर में लड़के रह जाते हैं जो ऐसे भ्रामक खबरें फैलाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो पास भी नहीं कर पाते हैं और देख भी नहीं पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला, गद्यांश के अनुसार अच्छे और बुरे का चुनाव कैसे कर सकते हैं? मित्रों की सलाह से, अनुमान से, विवेक से या विनम्रता से? आपका गद्यांश क्या कह रहा है? चलते हैं गद्यांश पे एक बार। देखिए, आपका गद्यांश कह रहा है कि इस प्रकार अच्छाई की ओर ले जाने परिश्रम करना पड़ता है, परंतु हम विवेक से काम लेकर क्या करते हैं? परंतु हम विवेक से यानी बुद्धि से काम लेकर के, किससे? बुद्धि से काम लेकर के क्या कर सकते हैं? अच्छे और बुरे का निर्धारण कर सकते हैं। विवेक यानी बुद्धि से काम लेकर के क्या कर सकते हैं? अच्छे और बुरे का निर्धारण कर सकते हैं। किसका? अच्छे और बुरे का निर्धारण कर सकते हैं। किससे? विवेक से। किससे भैया? विवेक से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का हमारा क्वेश्चन, समूह से भिन्न कौन सा शब्द है? आपको समूह से भिन्न ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मृत्यु, जन्म, अच्छाई, यहाँ पे बुराई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रुक जाओ जरा सा। बुराई होना चाहिए, बुराई होना चाहिए। ठीक है, और सफलता, असफलता, चाय, वाय। आपको बताना है ये सब क्या है? विलोम शब्द हैं। क्या है? विलोम शब्द हैं। क्या है? विलोम शब्द है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, जिसके पास अच्छाई है तो बुराई भी है, सफलता का असफलता है। चाय, वाय, ये क्या है? अभी आपको हमने बताया कि हिंदी में तो एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। चाय तो पीने वाली शब्द है जो कि सार्थक शब्द है। क्या है? सार्थक है। और ये वाय निरर्थक शब्द है। कौन सा शब्द है? निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? मनुष्य का जन्म बुराइयों की ओर शीघ्र भागता है। वाक्य में रेखांकित शब्द है। क्या है? मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर भागता है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? इसमें रेखांकित किया नहीं गया है। किसके? जो ये आपका जो भी है यहाँ पे आपको रेखांकित करना पड़ेगा। तो वो क्या है? तो हमें आपने बताया कि भी जिस पर जोर दिया जाता है, जिस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं भैया? निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपात। क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं। जैसे आपका हमने बताया अभी, जब, तब, जब निपात होता, जैसे भी नहीं, भी, तो, ही, ये सब क्या है? निपात हैं। क्या है? निपात। जैसे मैं भी बाजार जाऊंगा, मैं ही काम कर सकता हूँ। जैसे मैं भी बाजार जाऊंगा, मैं भी
बाजार जाऊंगा और मैं ही यह काम कर सकता हूँ। निपात आपको जो पता है, अभी 9 प्रकार के निपात होते हैं, तो ये क्या किसके बारे में बोल रहा है, जिस पर किसी जोर दिया जाता है वो निपात होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।